नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, केजी कनाबिरन एक प्रख्यात वकील थे। मानवाधिकार के मुद्दे जो होते थे, सामाजिक मुद्दे जो होते थे, यानी जनता के सरोकार के जो मुद्दे होते थे, वो हाई कोर्ट, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ते थे। अब नहीं रहे। उन्होंने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कहा था, और क्या कहा था? जज बैठे हुए थे अपनी सीट पर, और अपने शागिर्द जो वकील थे, एडवोकेट थे, उनको संबोधित करते हुए कहा था, कोर्ट रूम में बैठे जजों से मत डरो, इन्हें कुछ नहीं पता होता है। यह वकीलों और नागरिकों का कर्तव्य है कि उन्हें मुद्दों से परिचित कराएं। ये केजी कनाबिरन के शब्द थे। आज इसी कड़ी में एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज, एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा केस है जिस पर फैसला नहीं सुनाना चाहते। हर कोई उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेना चाह रहा है, और बार बार बेंच बदला जा रहा है। हर बेंच में एक नया जज आ जाता है। एक जज तो आधिकारिक तौर पे, एक जज ने कहा कि मैं इस मुकदमे की सुनवाई नहीं करूंगा। तो हम क्यों नहीं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज डरे हुए हैं, खौफ में हैं। वो कौन सा मुकदमा है, उसकी शुरुआत करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस भ्रम में जिंदा हैं कि आपके वोट से सरकार चल रही है, या ये लोकतंत्र चल रहा है, या यह देश चल रहा है, तो ये भ्रम है। आप बिल्कुल इस मुगालते में न रहिए। यह तो सरकार हमारे और आपके वोट से 2014 में मात्र बनी थी। उसके बाद ईसी मतलब इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग, और अब ईडी का नाम आ गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय, जो पैसे के लेन देन की जांच करता है। भ्रष्टाचार कहा जाता है, भ्रष्टाचार की जांच करता है। अगर आज की तारीख में ईडी के पद पर, ईडी के निदेशक के तौर पर जो शख्स बैठा है वही अवैध है, उसी की नियुक्ति गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को डर लगता है यह कहने से। सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहने से डर लगा था, आपको मैं बताया था। उसने मौजूदा चुनाव आयोग में एक शख्स जिसकी नियुक्ति मात्र 24 घंटे में हुई थी, बार बार जस्टिस के एम जोसेफ कह रहे थे कि नियुक्ति गलत हुई है। जब नियुक्ति गलत हुई है तो उसको आप हटा क्यों नहीं देते पद से? लेकिन यह फैसला नहीं आया। फैसला क्या आया? आगे से ये गलतियां नहीं करनी चाहिए सरकार को। क्या मतलब इसका? कि अभी जो गलतियां हो रही है उसको स्वीकार कर लें। आज की ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर सबने जानकारी दी है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले ईडी के कामकाज को समझ लें। कल ही ईडी दफ्तर से एक प्रेस नोट जारी हुआ। उस प्रेस नोट में क्या कहा गया? उस नोट में कहा गया 31 जनवरी 2023 तक का आंकड़ा दिया गया। उसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे के इधर उधर लेन देन में हमारे पास जो मुकदमे हैं, केस है, उसकी संख्या 5,906 है। और आरोप पत्र जो दाखिल हुए हैं, मतलब मुकदमों की संख्या 5,906, आरोप पत्र दाखिल जो हुए हैं वो 1,142। क्या मतलब इसका? 19% मात्र आरोप पत्र दाखिल कर पाई है, मतलब सबूत जुटा पाई है। अगर चार्जशीट दायर किया जाता है कोर्ट में, आप के ऊपर मुकदमा है और आपके बारे में चार्जशीट दायर किया जाता है, आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, इसका मतलब जो मुकदमा दर्ज किया है, जो संस्थान, जिस संस्था ने मुकदमा दर्ज किया है, उस संस्था ने आपके बारे में सबूत जुटाकर कोर्ट को कहा है कि ये दोषी हैं, और उस पर फिर सुनवाई होती है और फिर सजा होती है। लेकिन 5,906 मुकदमे ईडी दफ्तर के पास है, मनी लॉन्ड्रिंग में, पैसे की इधर से उधर जाने में, लेन देन में। उसमें 4,764 मुकदमों का क्या,
उसमें जो जेलों में लोग बंद हैं उनका क्या अपराध है? बाकी पे आप आरोप पत्र, बागी पर कोई सबूत अभी तक आप क्यों नहीं जुटा पाए? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था? नहीं पूछेगा, यकीन मानिए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट कहते कि ये सरकार ही अनैतिक है, अवैध है, देश का माहौल बदल चुका है, किसी के जुबान से उफ तक नहीं निकलेगी। खैर, आगे बढ़िए। जो चार्जशीट दायर किया गया, आरोप पत्र दायर किया गया, उसमें सुनवाई कितने मामलों में हो रही है? आप हैरान रह जाएंगे, मात्र 25। और सजा कितने लोगों की हुई? कितने लोग दोषी पाए गए? मात्र 45 लोग। ईडी ने इस दौरान क्या किया? 1,15,000 करोड़ की संपत्ति जब्त किया है। फर्ज कीजिए आपके बाप दादे की कमाई है, हमारी कमाई है। ईडी कहता है आप साबित करो, आप साबित करेंगे क्या? कैसे साबित आप करेंगे? सिद्दीक कप्पन पत्रकार जो जर्नलिस्ट थे, अरेस्ट किया गया था, 1 साल इस बुनियाद पे जेल में रखा गया था कि इनके अकाउंट में 5,000 रुपए किसी ने डाले हैं और वो दोस्त ने डाला था। लेकिन ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, टाइम फिश हो गया था कोर्ट में जाकर, जमानत मिल गई है, सिद्दीक कप्पन बाहर भी आ गए। कोर्ट ने ईडी की बात क्यों नहीं मानी थी? लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछ रही है कि आपके पास मुकदमे 5,906 हैं, उसमें मात्र आरोप पत्र आप 1,142 आरोप पत्र दायर किए हैं, उसमें भी सुनवाई पर मात्र 25 की ही क्यों? अगर कल ये साबित हो गया कि ये आरोप दोषी नहीं है, तो क्या ईडी उसकी भरपाई करेगा? खैर, आगे बढ़िए आप। सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जज कौन है? लंबी फहरिस्त है, 8 जजों की एक सूची है। वो सूची आगे भी जाएगी, कोई सुनाने को तैयार नहीं है। मुकदमा क्या है, केस क्या है कि अभी जो ईडी के पद पर है संजय कुमार मिश्रा, डायरेक्टर, उनकी नियुक्ति वैध है या अवैध है? उसकी वजह है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, उसमें ये बताया गया है, और आपको भी सामान्य तौर पर समझ में आएगा कि नियुक्ति अवैध और राजनैतिक है। मतलब सत्ता अपने फायदे के लिए संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति हर साल और रिटायर तो मई महीने 2020 में ही कर गए थे। जजों का आप नाम सुन लीजिए, हैरान होंगे आप, जिनको आप अपना मातहत मानते हैं। आप जजों का नाम सुनते जाइए। उसमें मुख्य न्यायाधीश 2022 में रहे NV रमन्ना, अब नहीं है, रिटायर कर चुके हैं। नहीं सुनाया फैसला, नोटिस जारी किया केंद्र को। जस्टिस कृष्ण मुरारी अब बेंच में नहीं है, जज हैं, बेंच में नहीं है, बेंच बदल गया। जस्टिस हिमा कोहली, वो भी बेंच में थी एक वक्त, अब वो बेंच में नहीं है। जस्टिस L नागेश्वर राव, इन्होंने फैसला सुनाया था 2021 में कि संजय मिश्रा की नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, विस्तार नहीं किया एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता, विस्तार नहीं किया जा सकता। बावजूद सरकार ने किया। किसके फैसला का अवमानना सरकार ने किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना सरकार ने की, और सुप्रीम कोर्ट के जज चू शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। खैर, एक दूसरे SK कौल, जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजय किशन कौल, ये भी बेंच में रहे। इन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा कि मैं इसकी सुनवाई में शामिल नहीं रहूंगा। डर है, खौफ है। जस्टिस BR गवई, वो अभी तक तीनों बेंच में शामिल हैं। इनको चीफ जस्टिस भी बनना है, जस्टिस BR गवई को, आपको मैं बताऊं। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस अरविंद कुमार, एक अभी जो 21 मार्च 2023 को सुनवाई होगी, उसकी सुनवाई जस्टिस BR गवई करेंगे और जस्टिस अरविंद कुमार करेंगे। विक्रमनाथ भी अब उस बेंच में नहीं है। जस्टिस विक्रमनाथ को आप वैसे भी जान लीजिए कि जस्टिस विक्रमनाथ की जो वाइफ है, पत्नी है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी है।
मतलब सब लाभ के पद पे ही है, तो आप समझ सकते हैं कि खौफ किसका है। खैर, मामला क्या है? मामला है कि नवंबर 2018 में 2 साल की अवधि के लिए संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति की जाती है ईडी के पद पर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पद पर। कायदे से जो सीवीसी एक्ट है, सरकार का एक कानून है जिसमें वो 2 साल की अवधि उनको पूरा ही करना है। उनका वो रिटायर कब कर जाते हैं? 18 नवंबर 2020 को उनको रिटायर करना था। सरकार ने एक आदेश लाया कि नहीं, इनको 3 साल तक का हम सेवा विस्तार देंगे, क्योंकि बड़े अच्छे काम कर रहे थे। तेजस्वी यादव पे मुकदमा उन्होंने दायर छापा वो मार रहे थे, ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों पे मुकदमा वो दायर कर रहे थे। मतलब वो सारे केस को देख रहे थे। सत्ता का जो मौजूदा जो सत्ता है उसका कोई नेता भ्रष्ट नहीं है, कोई ऑफिसर भ्रष्ट नहीं है। सारे जो मुकदमे और चल रहे हैं वो सब अपोजिशन के खिलाफ ही चल रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगने लगे संजय कुमार मिश्रा। फिर क्या होता है, इनको सेवा विस्तार दिया जाता है नवंबर 2020 में। कॉमन कॉज एक संस्था है जो कानूनी विषय पे अगर गड़बड़ी है, सरकार गड़बड़ी कर रही है तो वो मुकदमा लड़ती है। उसके एडवोकेट प्रशांत भूषण कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं ये गड़बड़ी है, आप विस्तार नहीं दे सकते। सरकार ने एक ऑर्डर के जरिए विस्तार दिया है, एक आदेश के जरिए, जिसकी और चूंकि ये ऐसा पद है जिसमें ईमानदारी की बड़ी जरूरत है। खैर, वो मुकदमा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास। 8 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है ये संजय कुमार मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जा सकता है, मतलब अब आगे का विस्तार आप नहीं देंगे। जस्टिस एल नागेश्वर राव उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन मौजूदा सत्ता क्या करती है, 17 नवंबर 2021 को आदेश निकालती है और फिर 1 साल का सेवा विस्तार दे देती है। 1 साल और ही सेवा दे, मतलब इतने काबिल ऑफिसर है। ये मामला फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक स्वर में नहीं कहना चाहिए था, यह सरकार हमारे आदेश की धज्जी उड़ा रही है। क्या कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला के पूछना नहीं चाहिए था कि आपने कैसे सेवा विस्तार दे दिया? जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के जजों को डर लगता है। खैर, अगस्त 2022 में इस मुकदमे की सुनवाई हुई। उसमें चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना बैठे, जस्टिस कृष्ण मुरारी बैठे, जस्टिस सीमा कोहली बैठी, और मुकदमा दायर करने वाले जो लोग थे कि ईडी के निदेशक पर संजय मिश्रा को जो सेवा विस्तार दिया जा रहा है वो अवैध है। उस याचिका को दायर करने वाली थी डॉक्टर जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले, विनीत नारायण और एमएल शर्मा ने याचिका दायर किया कि ये गलत है। हालांकि साकेत गोखले अभी जेल में है, गुजरात की जेल में है, पकड़ के बंद कर दिया गया। इन 3 जजों ने क्या किया, कहा अच्छा ये गड़बड़ हो गया। तभी मैं कह रहा था कि केजी कनावीरन ने क्या कहा था कि कोर्ट रूम में बैठे जजों को कुछ नहीं पता होता है, इनको बताना पड़ता है मुद्दे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तीनों जजों ने कहा अच्छा ये हो गया, अभी केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हैं। और वो जो याचिका में जो 6 लोग थे, इन लोगों ने अपनी याचिका में क्या बताया, बुनियादी बात इन लोगों ने कहा था। क्या कहा था कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में इसी कोर्ट ने फैसला निर्देश दिया था कि संजय कुमार मिश्रा को और सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। इसी कोर्ट ने, ये कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। साकेत गोखले ने जो अपनी याचिका में कहा वो बहुत बुनियादी बात कहा। क्या कहा, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा ने 2017 से 20 तक
कि अपनी अचल संपत्ति का रिटर्न फाइल नहीं किया है, मतलब इसकी जानकारी नहीं है सार्वजनिक तौर पे। जो ईडी संजय कुमार मिश्रा है, दूसरे की आमदनी, दूसरे की संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन अपना ब्यौरा कहीं नहीं दे रहे हैं। आपको आश्चर्य नहीं होगा कि वो ऑफिसर दूसरे के यहाँ घर में घुसकर छापा मार रहा है, रेड कर रहा है, और अपनी संपत्ति की कोई जानकारी नहीं दे रहा है। सतर्कता नियम और आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है, मतलब नियुक्ति उनकी जो हुई है उसके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटर्न अपलोड नहीं किए जाने पर, सार्वजनिक नहीं किए जाने पर शीर्ष पद के संबंध में मंजूरी नहीं दी जाएगी, मतलब पद पे नियुक्ति नहीं होगी। इस आधार पर इनकी नियुक्ति अवैध है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों ने नोटिस जारी सिर्फ किया। उसके बाद दूसरे जज बैठे, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा, ये ऐसा करते हैं कि इस मामले को और समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी क्या होता है कि कोई मामला उन जजों को नहीं समझ में आता है, तो सहयोगी को, कोई वकील जो होता है, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, उनको कहते हैं कि आप मामले को हम समझाने की कोशिश कीजिए। उसको कहते हैं एमिकस क्यूरी। उसको अपॉइंट, उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा क्यों होता है? उनको सब समझ में आता है, सिर्फ खींचना होता है केस को, क्योंकि फैसला देने से हर कोई डर रहा है। एमिकस क्यूरी KV विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दिया इसी साल 2023 जनवरी में कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अवैध है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट, जिस वकील को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था एमिकस क्यूरी की, आप मामले को समझाइए, उसने ही जब रिपोर्ट दे दिया कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति अवैध है, सुप्रीम कोर्ट के जज खामोश है। अब इस मामले को अगली सुनवाई जो है 21 मार्च 2023 को होनी है। फैसला आपको मैं बताऊं, एक लाइन का आएगा। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि अब सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, जो 2021 में भी यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फिर यही बात कही जाएगी। और 18 नवंबर 2023 को संजय कुमार मिश्रा जो ईडी हैं वो रिटायर कर जाएंगे और लखनऊ से लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है ना, विधानसभा का चुनाव, उसमें क्या हुआ? 2022 में ही तो हुआ है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा, अब मुझे पद पे नहीं रहना है, मैं सेवानिवृत्ति लेना चाहता हूँ, VRS लेना चाहता हूँ, राजेश्वर सिंह। और उन्होंने सुबह सेवानिवृत्ति दिया और शाम को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक, मतलब पार्टी की सदस्यता आप लेंगे तो एक भगवा कलर आपको पहनाया जाएगा। राजेश्वर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर लखनऊ भाजपा कार्यालय में पहुंचते हैं और उनका स्वागत किया जाता है और वो भाजपा के फिर कार्यकर्ता हो जाते हैं और लखनऊ के सरोजिनी नगर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। और संजय कुमार मिश्रा लखनऊ के ही रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो खौफ है। खौफ की वजह क्या है? खौफ की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जाइएगा तो एक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ साल पहले एक आपस में विचार विमर्श करके कहा था कि देखो, हम लोग जज हैं, हमें अपनी संपत्ति की तो जानकारी पब्लिक को देनी ही चाहिए, अपने वेबसाइट पे अपलोड करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाके आप लोग चेक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज मौजूदा वक्त में, चीफ जस्टिस जो हैं खुद सुप्रीम कोर्ट के, उनकी संपत्ति की जानकारी हमने तलाशनी चाहिए, मिली नहीं। तो बहुत सारे ऐसे जज हैं जो खुद अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं। तो ईडी से आप डर तो लगेगा। और लेकिन इससे माहौल क्या बन रहा है?
हमें आपको सोचने की जरूरत है। अभी एक सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें न्याय कैसे मिलेगा? हम देख रहे हैं कि अदालतों में क्या हो रहा है। सीबीआई या ईडी अदालतों में जाइए, आप सोच भी नहीं सकते कि वहां क्या हो रहा है। न्याय को भूल जाओ। हम लोगों से साफ साफ कह देते हैं, मतलब ईडी जिसको आरोपी बनाता है उनकी बातों कर रहे हैं, कि हम उन लोगों से साफ साफ कह देते हैं कि आपको जमानत बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना खौफ में है कि वो उस फाइल को ईडी को पूछना ही नहीं चाहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ मुकदमे इतने हैं, इसमें चार्जशीट सिर्फ 1142 ही क्यों है? मात्र 45 लोग ही दोषी क्यों साबित हुए? लेकिन नहीं पूछेगा। उस वकील ने क्या कहा? हम लोगों से साफ साफ कह देते हैं आपको जमानत बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि जमानत नहीं मिलेगी। अगर लोग अदालतों के बारे में ऐसा सोचते हैं, लोकतंत्र में क्या रह जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जब राजनीतिक विरोधियों को प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा जेलों में डाल दिया जाता है तो भी राहत नहीं दे रही है, तो हम क्यों नहीं कहें कि अदालत आम जनता का विश्वास खो रही है, क्योंकि विशेष अदालतों जैसे सीबीआई अदालत, ईडी कोर्ट के तहत राजनीतिक विरोधियों को जमानत नहीं दी जा रही है। खैर चलिए, शायद इसी का नाम लोकतंत्र है। हम और आप भी अगले शिकार हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।